फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नासिर एकेडमी गिराना में। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ नई वीडियो में आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो उसमें चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी को हम लेकर आए फिजिक्स के अंदर, बिकॉज हमने बैक टू बैक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर लिए हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला पूरा करा दिया है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट करा दिया है। उसके साथ में जो हम चैप्टर 3 ले गए हैं वो लेके आए फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी वाला। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता है फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दे रखी है, सबसे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन में यहाँ पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस साइड में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। उसके बाद में कन्वेंशनल करंट क्या होता है? ये फ्लो करता है करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट जो होता है वो उल्टा हो जाता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करने लगता है। हालांकि नॉर्मल जो हम मानते हैं करंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं। फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि करंट इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर में ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका? Q अपॉन T। इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, और उस वायर के टर्मिनल पे, जैसा ये A टर्मिनल हो गया, ये B टर्मिनल हो गया, इन टर्मिनल पे T टाइम में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक बाहर निकलेगा, तो T टाइम में जो चार्ज बाहर निकलेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको कि 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना, Q इजिकल टू 5 कूलम, T इजिकल टू मैं कह रहा हूँ आपसे वो 2.5 सेकंड में इससे बाहर निकल जाता है टर्मिनल से बी में। तो यहाँ पे आप मुझे करंट बताइए इसके लिए कितना होगा? I इजिकल टू Q, ये फॉर्मूला लगाएंगे इजिकल टू Q अपॉन T। तो I इजिकल टू Q है आपके पास 5 और T है आपके पास 2.5। तो 2.5 5 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर हम पॉइंट भी रहता है यहाँ पे 0, तो 25 दूनी 50, यानी कि 2, और आंसर आ जाएगा इसका एम्पियर में, 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करें और थोड़ा यहाँ पे समझे, एक पहला ये पॉइंट हो गया हमारा, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर है करंट की, ठीक है ना। इसको करंट को एम्पियर में नापते हैं, चार्ज को कूलम में, और समय को सेकंड में, टाइम को, ठीक है। उसके बाद में एम्पियर कनेक्शन होता है कि एम्पियर कनेक्शन ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। तो ये कनेक्टेड रहता है सीरीज फॉर्म में। यहाँ पर देखो ये एक सर्किट बना है, प्लस माइनस सर्किट बना हुआ है, इसमें एम्पियर सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर ही जाता है करंट हमेशा, ठीक है ना, एक सर्किट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट, स्विच इज ओपन, नो करंट फ्लो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होने का, यानी कि जब तक ये इससे टच नहीं होगा तब तक इस पर कोई करंट फ्लो नहीं होने का, ठीक है ना। क्लोज सर्किट में स्विच क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ये स्विच यहाँ से ऐसे क्लोज हो जाए कि ऊपर से नीचे मिल जाए, तो जैसे ही नीचे मिलेगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा और लाइट आपकी जलने लगेगी, ठीक है। उसके बाद में सर्किट के सिंबल भी होते हैं दोस्तों, ये प्लस माइनस, ये सेल का है, फिर बहुत सारे प्लस माइनस सेल जुड़ जाए तो बैटरी बन जाएगी। वायर का सिंबल इस तरीके से होता है, स्विच का ऐसे होता है, ओपन और निगेटिव वाला, बल्ब का इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर दिखा भी रखा है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर आप आगे देखें, रेजिस्टेंस का जो है इस तरीके से, ठीक है ना, ये होता है। एमीटर का मैंने दिखाया आपको, ए ऐसे बना रहता है, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर का ऐसे वी बना रहता है, फिर वोल्ट मीटर का, ठीक है ना। सर्किट के डायग्राम आप देख सकते हैं, ये सर्किट के डायग्राम है, ठीक है ना। बल्ब लग गया, एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर लग गया, कहीं पर बैटरी भी लग जाएगी प्लस माइनस, ठीक है।
इस तरीके से। तो ये तो सर्किट के बारे में एक क्वेश्चन आपसे जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहचानिए कौन सा क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आगे देखेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वैसे एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बैटरी ले लिया, प्लस माइनस बैटरी का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में देन आपने रेजिस्टेंस भी लेना जरूरी है, तो रेजिस्टेंस हो गया। और फिर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए ए मीटर, ठीक है, ए मीटर लगा देंगे, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर प्लग भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर एक प्लग भी लगा दीजिए, प्लग, ये हो गया प्लग। इसे कैसे नोट करते हैं, प्लग, ठीक है। ये ए मीटर हो गया आपका, और ये हो गया रेजिस्टेंस, आर से नोट करते हैं, और ये बैटरी इसे ई से नोट करते हैं, ठीक है। ये बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा का पूरा, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस। तो उसको देखते हैं कि ये है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें हम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क होगा, ठीक है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर हमने इसकी स्केच ली हुई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला था E इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जितने भी आप चार्ज को ला रहे हैं। तो जैसा मान लीजिए मैं आपसे बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E या V, जस्ट गिव मी अ मिनट, V सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर E की जगह पे V कर लेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, ये पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, ये चारों तरफ इसने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है। अब आप मान लो इसके ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई एक टेस्ट चार्ज उठा के ले आए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आप दूर से कहीं से एक टेस्ट चार्ज Q नॉट दूर से कहा इन्फिनिटी से उठा के ले आए, इन्फिनिटी यानी कि वो डिस्टेंस जिसका आपको नहीं पता वो कितनी है कितनी नहीं, अनंत दूरी से आप यहां से ब्रिंग करके इसको लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर ले गए, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा है आपको। फील्ड के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा है आपको, W काम करना पड़ा है। और किसको लेकर आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज। तो मैंने यहाँ पे Q नॉट लिया, आप यहाँ पर Q ले रखा है, तो Q नॉट ले लीजिए चाहे Q ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, अब जो कार्य किया जाएगा वर्क किया जाएगा अपॉन जितने चार्ज को लाने के लिए किया जाएगा, तो वर्क अपॉन चार्ज ही आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, W की होती है जूल पर चार्ज की होती है गुलाम, जूल पर गुलाम, या फिर एक और भी होते हैं वोल्ट, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें यहाँ पर अपना, हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गई है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एसआई यूनिट वही वोल्ट जो मैंने बताया था, ठीक है ना, जूल पर गुलाम भी और वोल्ट भी। वोल्ट मीटर कनेक्शन ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट्स, तो पैरेलल में लगा रहता है, ठीक है, पैरेलल सर्किट में, ठीक है ना। उसके बाद में जो है यहाँ पर वाटर फ्लो, जैसा वाटर फ्लो एनालॉजी होती है कि अगर हाई पोटेंशियल है, पानी ऊंचाई से नीचे आराम से चला जाएगा लो पोटेंशियल पे, वैसे ही करंट का फ्लो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, जब पानी ऊपर से नीचे आराम से खुद ही आ जाएगा, वैसे ही करंट भी ऊपर से नीचे आराम से खुद ही आ जाएगा। सॉरी, आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा ड्राइविंग फोर्स लाइक डिफरेंस इन वाटर लेवल, इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस में निकल जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो इसको ध्यान से देखेंगे ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ के बारे में देखें, स्टेटमेंट इसे क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो बेसिकली कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई एक सर्किट है, उस सर्किट को जितना आपने करंट दिया,
वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा उसके पोटेंशियल के। तो यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कर लीजिए और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू IR, यानी कि एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर R यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बता रहा है, जैसे मान लीजिए यहां से टर्मिनल में ये चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ चार्ज को धक्का मार रहा है ऐसे पीछे से V इसको धक्का मार रहा है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। जिधर की तरफ ये जाएगा चार्ज वो करंट बन जाएगा, I बन जाएगा, ठीक है ना, करंट बन जाएगा। लेकिन R यहाँ से ऊपर खड़ा हुआ है और उसमें ऐसे तार डाल के इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो R इसको खींच रहा है, ठीक है ना, पुल कर रहा है ताकि आगे ना बढ़े। V इस पे आगे की तरफ ऐसे प्रेशर लगा रहा है, पोटेंशियल चल भाई चल आगे चल चार्ज, और R इसे ऊपर की तरफ को खींच रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली R जो ऐसा एक फॉर्मेट होता है रेजिस्टेंस जो चार्ज को रोकता है आगे बढ़ने से, ठीक है ना। R ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हें पता है नाइक्रोम की तरह तार ज्यादा गर्म हो जाएगा, हीट करने लगेगा, जैसा हमारे हीटर काम करते हैं उनमें R बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होने से क्या होगा कि इनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जो चार्ज होंगे आपस में ज्यादा टकराने लगेंगे, उसकी वजह से वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है तो पोटेंशियल इसको चार्ज को आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ा देता है। तो ये फॉर्मूला दिया ओम ने, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट लैम्प इनके लिए इस्तेमाल नहीं होते। कुछ डिवाइस होते हैं नॉन ओमिक मतलब जो ओम के लॉ का पालन नहीं करती, ओम के लॉ को मानती नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो हम इसको ओम्स लॉ को एक बार जरा सा यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं। तो ओम्स ने जो समझाया, ओम्स ने कहा, जैसा एक ग्राफ से बात समझ लेते हैं। ओम्स ने कहा कि जैसे मान लीजिए इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है और इधर करंट को दिखाया हमने, आई मींस करंट को दिखा रहे हैं इधर, और इधर दिखा रहे हैं हम पोटेंशियल को, पोटेंशियल। तो ओम क्या बता रहा है, ओम कह रहा है कि जैसे जैसे सर्किट के अंदर आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर दूसरी तरीके से जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहां से पता चलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो IR आ जाता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। और यहां से अगर आप चाहे तो I भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ओम, और इसकी तुम्हें पता ही है एम्पियर होती है करंट की, या फिर वोल्ट पर ओम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसके सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? ओम्स लॉ हमने कर लिया है फोर्थ इस चैप्टर में। अगला टॉपिक नंबर 5 देख लेते हैं। यस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम कुछ बातें तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये चार्ज को रोकता है सर्किट के अंदर बहने से, ठीक है ना, फ्लो को रोकता है उसके। तो डेफिनेशन में कह रहा है अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोजिट करता है। इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है तो उस पर रेजिस्टेंस इधर लग रहा होगा, करंट इधर है रेजिस्टेंस इधर की तरफ है, अपोजिट, ठीक है। फॉर्मूलाज का ये भी बताया मैंने, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R की ऐसा यूनिट ओम होती है, V की वोल्ट और I की एम्पियर होती है, ठीक है ना। तो R की वजह से ऐसा यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है वायर के, ठीक है ना। और अगर इसका फॉर्मूला, और ये टेम्परेचर वगैरह जो होता है मेटल, देखो यहाँ पर टेम्परेचर R इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो R भी बढ़ जाएगा किसी वायर का। एक रेजिस्टिविटी भी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस बताया गया है यहाँ पर क्या कि R इज इक्वल टू V अपॉन I,
ठीक, ये फॉर्मूला था। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है यार की, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए यहाँ पर ये एक वायर है, इस वायर के टर्मिनल ए और बी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके टर्मिनल के सिरों के बीच में वी वोल्टेज, वी पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है ना। कितना करंट जा रहा है इसमें? आई। इसके पोटेंशियल के जो सिरे हैं उनके बीच में पोटेंशियल वी है, तो वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओम्स लॉ से हमने देख रखा है। और आर भी आ जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली जब हम साइन हटाएंगे, ठीक है। ये वाला वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और साइन हटाते हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर यहीं से आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर आर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आर डिपेंड्स ऑन, अपॉन कर लो, अपॉन, आर डिपेंड्स अपॉन, तो आर डिपेंड्स करता है नंबर फर्स्ट, पहली चीज इसकी लेंथ पर तार की, ठीक है ना, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। दूसरी चीज इसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लेंगे, पुट दिस इक्वेशन टुगेदर, पुट दिस इक्वेशंस टुगेदर, दोनों इक्वेशन को एक साथ रखने पर तो बेटा होगा क्या, दोनों को अगर हम एक साथ रखेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे रो जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये है रो। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आर का रेजिस्टेंस की वैल्यू ये सोल्व करने के लिए पूरी की पूरी आती है ओम्स लॉ में। सो अब हम अगर यहाँ देखें अपना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी देख लेंगे। कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है 2.8 × 10⁻⁸। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है 1.1 × 10⁻⁶। आयरन की रेजिस्टिविटी है 1.0 × 10⁻⁷ और मैग्नीन की है 4.4 × 10⁻⁷ ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी है, इनमें से एक दो मेटेरियल की रेजिस्टिविटी आप याद भी कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक 5 कंप्लीट हो गया, रेजिस्टेंस। 6 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में रजिस्टर को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं? दो कॉम्बिनेशन आते हैं, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। सीरीज में कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये वायर है, मान लीजिए वायर का ए टर्मिनल हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ वायर का बी टर्मिनल हो गया और इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। देखो आप सीरीज फॉर्म में R1 जुड़ा R2 से, R2 जुड़ा R3 से, 3। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपको R नेट निकालना है, RN, तो ये जुड़ जाएंगे R1 + R2 + R3। इस तरीके से सेम करंट इज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर में करंट जो है सेम रहेगा। इनके वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर इसका मान लो पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का यहाँ पर क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा। तो यहाँ पर V निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देंगे। इस वाले को सोल्व कर देते हैं क्योंकि सीरीज वाला ज्यादातर आता है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि V अलग अलग है, ठीक है ना, ये आ गया सीरीज फॉर्म। तो कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स सीरीज फॉर्म में, तो सीरीज फॉर्म में मान लीजिए ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, R1, R2, R3, ठीक है, ये इनके टर्मिनल हो गए A और B, ये टर्मिनल हो गए। अब होगा क्या भाई, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका वोल्टेज है V1, इसकी वोल्टेज V2 और उसकी वोल्टेज V3। करंट यहाँ पे सेम ही जा रहा होगा I, ठीक है। तो हमें पता है V = फॉर्मूला क्या होता है? IR, ठीक है, हमने देखा था अभी पीछे से। V = क्या होता है? फॉर्मूला IR होता है, ठीक है, एक बार देख लेंगे। हाँ, V = IR, तो V = IR। I यहाँ पर क्या है? एक जैसा है, I यहाँ पर सभी में एक जैसा है। तो यहाँ पर अगर हम V1 निकालें, V2, V3, तो तीनों निकाल लेंगे, V1 भी, V2 भी, V3 भी। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी, I तो एक जैसा रहेगा R1, V2 की वैल्यू हो जाएगी, I तो एक जैसा रहेगा R2 रेजिस्टेंस, और V3 I तो एक जैसा रहेगा R3, तीनों आ गए। अब मान लो मुझे यहाँ पर टोटल पोटेंशियल चाहिए, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल
हो जाएगा इसका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन्हें ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी I R1 प्लस V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी I R3। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है, I कॉमन है और V की वैल्यू भी रख दो, V इज इक्वल टू आई आर होता ना, तो यहाँ पे रख लेंगे आई आर इज इक्वल टू I को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I कैंसिल कर लेंगे, ये वाला बराबर में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, तो बचेगा आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे आप ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आता है सीरीज फॉर्म में किसी भी कैपेसिटर का, ठीक है ना, सीरीज फॉर्म में किसी भी कैपेसिटर का ये फॉर्मूला आता है। सो आई होप यहाँ तक के बात हमारी जो है क्लियर हो रही है, बात यहाँ तक क्लियर चल रही है। पैरेलल में एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से लगे रहेंगे, तो यहाँ पर पैरेलल वाला देख सकते हैं आप, ऐसे आमने सामने लगे R1 R2 R3, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि करंट चेंज हो जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, और वही फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। आप चाहते हैं अगर मैं इसका भी सोल्व करूं तो मैं इसका भी सोल्व कर दूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे सोल्व करना है हमें, तो इसका भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी सोल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा क्या, थोड़ा सा नोट करने वाली बात जो हमने देखी वो क्या देखी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में इस तरीके से लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो वायर हो गए, तो एक लग गया यहाँ पर R1, एक यहाँ पर लग गया R2 और एक यहाँ पर लग गया R3, ठीक है। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये हो गया आपका R3, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये इसके टर्मिनल हो गए A और B, इनसे करंट जा रहा है। तो जब इसमें करंट जाएगा ना, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1 घुस जाएगा, इधर जाके I2 घुस जाएगा, इधर जाके I3 घुस जाएगा, ऐसे पोटेंशियल इनके सेम रहेगा, V एक जैसा है इसमें, ठीक है। तो जब इसमें I इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू, अगर मैं I वाला फॉर्मूला देखूं यहाँ पर तो हमने लिखा था I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर V एक जैसा है, R1 R2 ये अलग अलग है, तो I1 I2 ये सारे निकाल के रख दो। तो अगर मैं यहाँ पर I1 निकालूंगा तो इक्वल टू हो जाएगा V एक जैसा है अपॉन R1, I2 निकालूंगा तो V एक जैसा है अपॉन में R2, I3 निकाल लूँ अगर मैं यहाँ से तो V एक जैसा है अपॉन में R3। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, टोटल नेट में I निकालना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I की वैल्यू भी रख लेंगे, I की वैल्यू है V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो हमने इनकी वैल्यूज रख दी। फिर उसके बाद में हमें कॉमन वैल्यू क्या दिखाई देती है, तो कॉमन वैल्यू यहाँ पर जब V अपॉन R है इज इक्वल टू V कॉमन है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और फिर V से V हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता हुआ आपको दिखाई देगा, इधर लिख देता हूँ, वो फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया है। अब इसके बाद में अब अगला टॉपिक हमारा क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ये हमने दोनों देख लिए, रजिस्टर और सीरीज वाले भी। आफ्टर दैट उसके बाद में अगला टॉपिक क्या आएगा, 7 टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। वैसे तो बातों बातों में हम इसकी बात कर ही चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट। ये कह रहा है व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर इट्स प्रोड्यूस हीट। तो जब करंट किसी कंडक्टर में पास होता है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसको हीट कर देगा, गर्म कर। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट वगैरह, जलती हुई ट्यूबलाइट बहुत देर से चली, आप उस पर हाथ लगाइए तो वो गर्म दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। H यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, I करंट, R रेजिस्टेंस और T कितना टाइम के लिए हो रही है। जैसा एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट वाले, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर,
केटली इलेक्ट्रिक वाली और फ्यूज, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। फ्यूज क्या होता है? ए सेफ्टी डिवाइस विच मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सीड्स सेफ लिमिट एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, ये एक मेटल की कैप होती है, फ्यूज का एक वायर लगा रहता है अंदर, मान लीजिए कॉपर का वायर लगा रहता है सीयू का, और यहाँ पर इसकी सिरेमिक बॉडी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो फ्यूज वायर होता है लो। तो जैसा ये हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझो करंट बहुत तेज जा रहा है, तो ये वायर यहाँ मेल्ट होकर पिघल के टूट जाएगा, इसकी वजह से करंट आगे जाना बंद हो जाएगा और जो आपका मेन सर्किट है वो बच जाएगा। तो 2-3 रुपए का ये आता है फ्यूज, बस यही चेंज होगा, मेन सर्किट आपका बच जाएगा। तो ये बात बहुत ही बात समझने की है, क्योंकि काम की बात होती है इस तरह की। देन उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पावर के देखो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रिक पावर के। तो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू VI। P पावर, इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। क्या होता है? पावर का वाट होता है ना, कि ये 50 वाट की है, ये 100 वाट की है, इस तरीके से। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। 3 फॉर्मूले, तीनों दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है इसकी? वाट, और 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू PT, वही P यहीं से आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का निकालना, ये एनर्जी P पावर T टाइम, ठीक है ना। और कॉमर्शियल यूनिट जो होती है हमारे घरों में यूज होती है 1 किलोवाट, 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट में एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि 1 यूनिट में इतनी एनर्जी होती है जो हम खर्च करते हैं। मीटर होता है इसको नापने के लिए घरों के बाहर, ठीक है ना, जो हमारा, जिसके ऊपर हमारा बिल भी डिपेंड करता है कि घर का बिल कितना है, यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाती है कि कितने यूनिट हम फूक रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं इसके, ठीक है। तो ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखाई दे जाए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद में ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, ये भी हमने देख लिया है। V इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस वाले देख लिए दोनों। R इज इक्वल टू V अपॉन I और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये भी देख लिया। पावर के 3 फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI, ये भी देख लिया। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी देख लिया। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा फॉर्मूला, ये भी देख लिया। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसे जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना, जूल्स लॉ, तो ये भी याद रखना है, जूल्स इफेक्ट या जूल्स लॉ भी बोल देते हैं। और एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू PT। इनसे क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं नहीं सभी फॉर्मूलों से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखना। बोर्ड एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस कौन कौन से आने की पॉसिबिलिटी है? NCERT से ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट, पावर एनर्जी और सर्किट वाला, ठीक है ना। बाकी उसके बाद में फ्रीक्वेंटली आर क्वेश्चन ओम्स लॉ है, सीरीज एंड पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस है, पावर एनर्जी बेस्ड, हीटिंग इफेक्ट बेस्ड और यूनिट कंजर्वेशन, ठीक है ना। रॉन्ग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चे, ज्यादातर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, ठीक है ना। यूनिट में मिस्टेक कर देते हैं, रॉन्ग रीडिंग ऑफ मीटर्स कर देते हैं और सीरीज वैसे पैरेलल में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाई डू, हॉट क्वेश्चन ये है, व्हाई डू यू यूज थिक वायर फॉर पावर ट्रांसमिशन, व्हाई मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, व्हाई फ्यूज वायर इज थिन एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप आपको जो है ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। सो मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत जो है ना शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। अगर आप ये वाला चैप्टर भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्टडी में अच्छे फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट है जो अच्छे से पढ़ाई करता है। सो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, तैयारी करते रहिए। और देखो मेन चीज़ ये होती है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है, मतलब बहुत ही आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो अगर आप बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे यहाँ तक लास्ट तक वीडियो में पहुंचे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वे वाकई में ही रियल में डिजर्व करते हैं सक्सेस होना, और वो होंगे भी इन फ्यूचर, ठीक है। बिकॉज आजकल जैसा हम देखते हैं कि द स्टाइल ऑफ टीचिंग टीचर्स का वो बहुत डिफरेंट हो गया है, ठीक है ना। एंटरटेन करने का पर्पज हो गया है, पढ़ाने का पर्पज नहीं है, ओनली एंटरटेन करते हैं, एंटरटेन के तरीके से पढ़ाते हैं, मनोरंजन कराने। बच्चे भी फिर पढ़ना नहीं चाहते, रील स्क्रॉलिंग में 1 घंटा लगा देंगे, लेकिन ये 15-20 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। जिसको मतलब जरूरत है वही देखेगा, मतलब, ठीक है ना। और नॉलेज गेन करने के लिए कोई नहीं देखना चाहता। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो जनरेशन है जेन जी, ये आने वाले समय में कहाँ जाती है कहाँ नहीं, ये सोचने वाली अपने आप में बात है, ठीक है ना।
बिकॉज कंसंट्रेशन पावर बहुत घट रही है, ठीक है ना। एवरेज स्क्रीनिंग टाइम इंसान का आप देख सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।